हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम दूसरे विषय के विषय में चर्चा करेंगे और आज का जो विषय है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय विद्रोह की जो शुरुआत हुई है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद हुई है, लेकिन अब ये नई खोजों से ये पता चल चुका है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह माना जा रहा है वो 1857 के विद्रोह को ही माना जाता है। तो आज हम लोग 1857 के विद्रोह के विषय में जोरदार तरीके से चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम 1857 के विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह को हम लोग तीन नामों से, अनेक नामों से कह सकते हैं, जानते हैं, क्योंकि इतिहासकारों में इस विद्रोह को लेकर के भारी मतभेद है। फिर भी इसके जो तीन नाम हैं, एक तो आप कह सकते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका जो पहला नाम है वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम ये सबसे पहले नाम किसने दिया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा दिया गया था, बी.डी. सावरकर। और लगभग इन्होंने 1912 में जो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी उसमें इन्होंने बताया था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सावरकर। और दूसरा जो इस विद्रोह के नाम की जो जानकारी मिलती है, इसे भारतीय विद्रोह कहते हैं। भारतीय विद्रोह, जिसका दूसरा जो नाम है भारतीय विद्रोह, क्योंकि इसमें अधिकतर लोगों ने भाग लिया था। तो अधिकतर लोगों के, जैसे मजदूर, किसान, राजा, सैनिक, इन सब के भाग लेने की वजह से इसका नाम पड़ गया था भारतीय विद्रोह। इसका तीसरा जो नाम है, तीसरा नाम जो है आप बताएंगे सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह, और सिपाही विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विद्रोह में सिपाहियों की संख्या सबसे अधिक थी। और उसमेमें भी सबसे अधिक जो सिपाही थे वो अवध के थे। अवध के जो सिपाही थे उनमें इनकी संख्या आप कह सकते हैं लगभग 70% प्लस जो है वो जो सिपाही आते थे वो अवध से आते थे। तो देखिए 1857 के अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सबसे चर्चित जो नाम है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, दूसरा जो नाम है भारतीय विद्रोह है, और तीसरा नाम जो है आप कहेंगे सिपाही विद्रोह है। अब आइए हम इनके कारण के विषय में या इनके और जानकारी के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में, 1857 के विद्रोह के विषय में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 तरीके के प्रश्न होते हैं। पहला जो प्रश्न होता है वो 1857 के विद्रोह का कारण पूछा जाता है। तो प्रथम जो जानकारी हमें आपको रखनी है वो कारण। दूसरा, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, तो इसके परिणाम को हम लोग जानेंगे, परिणाम। और तीसरा, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि 1857 का जो विद्रोह था ये सफल विद्रोह नहीं था बल्कि असफल विद्रोह था। तो कोई भी आंदोलन सफल होता है तो उसके भी अपने कारण होते हैं, और कोई असफल होता है तो उसके भी कोई न कोई अपने कारण होते हैं। तो ये असफलता का कारण जानना हम लोगों को, असफलता के कारण, असफलता के कारण। और चौथा जो है इसका नेचर कैसा था, स्वरूप, इसके स्वरूप के विषय में हम जानेंगे। और जैसे विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो विद्रोह का प्रसार, तो इन सब को अगर हम जान जाएंगे तो 1857 का विद्रोह जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमें 1857 के विद्रोह में क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले कारण के विषय में जानेंगे, उसके बाद फिर परिणाम में जाएंगे, फिर असफलता के कारण जानेंगे, फिर स्वरूप जानेंगे, और फिर कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था उसके विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो हमें जानना है कारण, फिर परिणाम, फिर असफलता के कारण, फिर इसका स्वरूप, और फिर विद्रोह का प्रसार। तो आइए हम लोग सबसे पहले कारण के विषय में जानते हैं। विद्रोह के कारण, विद्रोह के कारण, और विद्रोह के कारण में
हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और विद्रोह के कारण में, जैसे किसी विद्रोह के कोई न कोई कारण जरूर होते हैं, तो इसके भी अपने कारण थे, और एक कारण नहीं थे बल्कि अनेक कारण थे। तो विद्रोह के एक कारण नहीं थे बल्कि अनेक कारण। जैसे पहला आप कह सकते हैं आर्थिक कारण, क्योंकि देखिए कोई भी विद्रोह होता है या कोई भी युद्ध होता है या कोई भी लड़ाई होती है, तो लड़ाई के या युद्ध के या विद्रोह के एक कारण हो ही नहीं सकते हैं, उसके अपने अनेक कारण होते हैं। कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, लेकिन एक कारण तो कभी नहीं होते हैं। तो 1857 का अगर विद्रोह हुआ तो उसके भी अपने एक कारण नहीं है बल्कि अनेक कारण है। और अनेक कारण में सबसे पहले जो नाम आता है आर्थिक कारण का हो जाएगा। दूसरा जो होगा राजनीतिक कारण, और तीसरा जो होगा वो धार्मिक कारण होगा, और चौथा जो आपका है, धार्मिक कारण के बाद जो होगा सैन्य कारण है, और पांचवा जो आपका होगा तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण में जैसे आप कह सकते हैं चर्बी युक्त कारतूस। तो देखिए शुरुआत में कुछ इतिहासकारों ने ज़्यादातर उन्होंने जैसे एक तो सैन्य कारण पर ज़्यादा फोकस किया, अर्थात उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ सिपाही लोग ही शामिल थे, और कुछ लोग चर्बी युक्त कारतूस के बारे में बता रहे थे। लेकिन नए जो शोध आए हैं, जो नई विचारधारा आई है, उस पर सभी लोगों ने कहा है कि एक कारण नहीं थे बल्कि इसमें आर्थिक कारण भी था, राजनीतिक भी था, धार्मिक भी था, सैनिक भी था, तात्कालिक कारण था। और ये बिल्कुल सत्य है कि विद्रोह जो भी होता है वो एक कारणों से नहीं होता बल्कि अनेक कारणों से होता है। तो हम लोग सबसे पहले आर्थिक कारण के बारे में चर्चा करते हैं, आर्थिक बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आर्थिक कारण में हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले आर्थिक कारणों में चर्चा करते हैं। तो आर्थिक कारण में क्या था मामला, तो आपने सुना होगा कि जब ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में जब प्लासी के युद्ध में भारत पर अधिकार किया था, भारत ना कहिए बल्कि बंगाल में जब इन्होंने ब्रिटिश राज्य की स्थापना कर दी थी, तो उसने हमारे आर्थिक नीतियों को भी, राजनीतिक नीतियों को भी, सामाजिक नीतियों को और धार्मिक नीतियों को, सारी नीतियों को व्यापक परिदृश्य में कहीं न कहीं उसका फैलाव या परिवर्तन किया था। तो जैसे सबसे पहले उनका जो परिवर्तन हुआ था वो आर्थिक हुआ था, और आर्थिक नीतियों पर उनका कुठाराघात सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में हुआ था, क्योंकि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो हम लोग जो है वो खेती के मामले में, कृषि के मामले में आत्मनिर्भर थे, और ज़्यादातर हम लोग खाद्यान्न फसलों को बोते थे। लेकिन वो मोटी कमाई करने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए हमारे कृषि परंपरा को एकदम से बदल दिया, और ज़्यादातर वो नकदी फसल पर फोकस करने लगे। नकदी फसल में जैसे कपास हो गया, कहवा हो गया, चाय हो गया, सोरा हो गया, नील हो गया। तो नील और कपास में इन्होंने यहाँ से शुरुआत कर दी थी, और इसमें एक बड़ा परिवर्तन लेके आए, और बड़ी कमाई करने के लिए, आर्थिक परिवर्तन करते हुए पैसा कमाने के नए नए तरीके भी इन लोगों ने इजाद किए थे। अब उसमें आर्थिक नीतियों में आप कह सकते हैं कि इनमें 3 प्रकार की प्रणाली महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपने सुना होगा कि जैसे रैयतवाड़ी हो गया, रैयतवाड़ी,
या जैसे मान लीजिए महालवाड़ी हो गया, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई, और इसके साथ साथ जैसे जमींदारी व्यवस्था हो गई, जमींदारी व्यवस्था जिसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त कह लीजिए। और स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है वो आप कह सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस है। स्थायी बंदोबस्त का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस। और इधर जो रैयतवाड़ी है, रैयतवाड़ी का जो जनक है वो आप कहेंगे थॉमस कैप्टन रीड, कैप्टन रीड। और दूसरा जो है थॉमस मुनरो है। तो चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे जमींदारी व्यवस्था हो, इसमें हमारे किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा जो हुआ वो आप बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हुआ था। और उसमें आप ये कह सकते हैं कि 30 से लगभग 55% तक रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये कर जो होता था वो किसको देना होता था? अंग्रेज़ों को देना होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। तो जब आप 30 से 55% तक टैक्स आप अंग्रेज़ों को दे देंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है। और यही वजह है कि जब लगान अंग्रेज़ों ने अधिक से अधिक कमाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे लोगों में नाराज़गी बढ़ गई। जब आप आर्थिक शोषण किसी का भी करेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग नाराज़ होंगे, और नाराज़ होकर के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो आर्थिक कारणों में आप बताएंगे 3 नीतियाँ जिम्मेदार हैं, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, जमींदारी व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में किसी को भी भारत के किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हुआ है तो ब्रिटिश इंडिया को हुआ है। और हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जब अंग्रेज नहीं आए थे तो हमारे जो सिले सिलाए वस्त्र होते थे उनको पहनने के लिए पूरी दुनिया मोहताज हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर के हमारे बुनकरों के उद्योग धंधे छीन लिए, उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया गया। और हमारे बुनकर जो हाथ से कपड़े बनाते थे वो नई मशीनरी का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि जब हमारे बुनकर कपड़े बेचने के लिए जाते थे तो उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। और जब अंग्रेज़ लोग कपड़े बना करके यहाँ पर बेचते थे तो उनसे मतलब इंपोर्ट को लेकर के कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो जब आप एक से ज़्यादा टैक्स लोगे और दूसरे से टैक्स कम लोगे तो जो ज़्यादा टैक्स देगा वो महंगा बेचेगा, जो कम टैक्स देगा वो सस्ता बेचेगा। और रिजल्ट ये निकल के आया कि जो हमारे बुनकर थे वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि जब मैं उत्तर भारत के मैदानों में गया था तो वहाँ पर बुनकरों की हड्डियाँ बिखरी हुई थी। तो चाहे बुनकर हो चाहे किसान हो, उनका शोषण हुआ है। और किसी का भी अगर शोषण होगा, इंसान नाराज होगा तो समर्थन नहीं करेगा बल्कि विद्रोह करेगा। तो आर्थिक कारण में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जिम्मेदार है, महलवाड़ी है। और अंग्रेजों का जो भी शोषण था उद्योगों को लेकर के, क्योंकि वो अपने उद्योग लगाए थे, अपने फायदे के लिए लगाए थे, उसमें भारतीयों का कोई फायदा नहीं हुआ था। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। और यदि किसान और बुनकर विद्रोह कर रहा है तो धार्मिक नहीं होगा, राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि आर्थिक कारण होगा। अब दूसरे कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं, राजनीतिक कारण पर। राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में वैसे तो सारे गवर्नर जनरल ने राजनीति को प्रभावित किया था, क्योंकि शासन में यहाँ पर जो भी शासन चल रहा था उससे भारतीय राजाओं का या भारतीय साम्राज्य का नुकसान अधिक हो रहा था और फायदा कम हो रहा था। और उसके लिए सबसे ज़्यादा 2 गवर्नर जनरल प्रभावित थे। 2 ज़्यादा गवर्नर जनरल यहाँ पर दबाव बना रहे थे। एक था लॉर्ड ब्लेजली, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्लेजली। और दूसरा जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि की रणनीति थी, सहायक
संधि और इसकी जो एक रणनीति थी हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, हड़प नीति। ये दोनों नीतियां भारतीय राजाओं को परेशान करने वाली थी। जैसे ब्लेजली ने भारतीय राजाओं से सहायक संधि के नाम पर राजनीतिक अधिकार धीरे धीरे जमाना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो सहायक संधि जो था वो क्षेत्र का जो विस्तार हुआ था, वो क्षेत्र का विस्तार भारतीय राजाओं का नहीं हुआ था बल्कि ब्रिटिश सरकार का हुआ था। तो इन लोगों ने अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे थे और राजनीति में जबरदस्त तरीके से उस पर आक्रमण कर रहे थे। और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ब्लेजली ने सहायक संधि बनाया और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति बनाया और दोनों से क्षेत्र का विकास हुआ था। यही वजह है ब्लेजली ने सबसे पहले जो सहायक संधि की थी वो हैदराबाद के निजाम से की थी और इस पर धीरे धीरे इनका राजनीतिक नियंत्रण स्थापित होता गया और इनको फायदा मिलता गया, जिससे इनके क्षेत्र का विस्तार होता चला गया। डलहौजी तो इनसे भी 10 कदम आगे हो गए, उन्होंने हड़प नीति बनाया और भारत ही शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर लोगों ने कानून बना करके और हड़पने वाला कानून लेकर के आए और हम लोग सोते रहे, बर्दाश्त मतलब करते रहे और हमारे कहीं न कहीं कमजोरी का पूरा फायदा उठा करके एक ऐसा कानून लेकर के लोग आए कि हम आपके राज्य को हड़पने जा रहे हैं। पूरे संसार में ऐसा कानून आपको दिखाई नहीं देगा। ये हमारे कमजोरी की प्रकाष्ठा थी कि इस तरीके से इनका ऐसा मन बढ़ गया था कि हड़प नीति लेकर के और हमारे राज्यों को खुलेआम हड़प ले रहे थे और कागज में लिख करके हड़प रहे थे। क्योंकि इसमें हड़प नीति में कहा गया था कि जिस हिंदू और मुस्लिम राजा के पास अपने स्वयं की संतानें नहीं है वो हिंदू और मुस्लिम राजा किसी दूसरे बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारे हिंदू ऐसे राजा थे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा थे जिनके पास अपने खुद की संतानें नहीं थी और वो दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करके राजा बना करके शासन और साम्राज्य का कार्य जोरदार तरीके से कर रहे थे। तो इसमें हड़प नीति के तहत सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को हड़प लिया। सतारा हो गया, जैदपुर हो गया, झांसी हो गया, उदयपुर हो गया, संभल हो गया और जब अवध में कोई बहाना नहीं मिला, उसके पास अपनी खुद की संतानें थी, तो इस इंसान ने डलहौजी ने 1856 में कुप्रशासन के आरोप में, बुरे प्रशासन के आरोप में कि आपका शासन बेकार चल रहा है, बेकार शासन के आधार पर, कुप्रशासन के आधार पर अवध को भी इसने मिला लिया था। तो भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा अगर विस्तार किसी ने किया है तो आप बताएंगे डलहौजी ने किया है और हड़प नीति की कारण किया है। इसीलिए आपने सुना होगा कि इसके जाने के जस्ट बाद जो है भारत में ये विद्रोह हुआ था। तो भारत में अगर विद्रोह हुआ है तो उसके लिए इनकी राजनीतिक नीतियां अंग्रेजों की जिम्मेदार है और अंग्रेजों की राजनीतिक नीतियों में 2 नीतियां ज्यादा खतरनाक थी। सहायक संधि की नीति थी और दूसरी जो थी हड़प नीति थी और सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हड़प नीति के तहत आप कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और यदि राजा या रानी विद्रोह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो राजा रानी अगर विद्रोह में भाग ले रहे हैं, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो नाना साहब हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे मौलवी अहमदुल्ला हो, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खां हो, चाहे बाबू कुंवर सिंह हो, ये सभी लोग राजा या रानी थे। और राजा रानी अगर विद्रोह में शामिल हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका कोई अन्य कारण नहीं होगा बल्कि राजनीतिक कारण होगा। तो ये आपका राजनीतिक कारण हो गया और राजनीतिक कारणों में ब्लेजली और डलहौजी इन दोनों की नीतियां जिम्मेदार मानी जाती हैं। अब अगला जो कारण है आप बताएंगे, वो अगला जो कारण है तीसरा, और तीसरा जो कारण है वो धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण देखिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। इससे महत्वपूर्ण कारण कोई दूसरा नहीं था। महत्वपूर्ण कारण अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था तो आप बताएंगे ये आपका धार्मिक कारण था, क्योंकि धर्म का मुद्दा जो होता है वो संवेदनशील होता है। तो आपको ये पता होगा कि 1813 में चार्टर एक्ट आया था और 1813 के चार्टर एक्ट में
ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया था। और इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इनके धर्म की जो कमियां हैं उनको समाज में लाया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए। और जो ईसाई धर्म से जुड़ता था तो उसको कहीं न कहीं नौकरी में भी सुविधा मिल जाती थी, ज़मीन जायदाद में भी सुविधा मिल जाती थी, सेवा में भी सुविधा मिल जाती थी। अर्थात इस तरीके से लालच दे देते थे कि जिससे हमारा हिंदू या मुसलमान धीरे धीरे ईसाइयत की तरफ कन्वर्ट होने लगता था। तो कहने का मतलब है कि साम दाम दंड भेद से इनका ये मकसद था कि यदि हम इन्हें ईसाई बना लेंगे तो धीरे धीरे हमारे धर्म में जुड़ जाएंगे, तो हमारी नीतियों का समर्थन करेंगे, हमारे समाज का समर्थन करेंगे, हमारी अंतरात्मा का समर्थन करेंगे और ये हमारे अपने बन जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि ये लोग विरोध नहीं करेंगे बल्कि हर चीज़ का समर्थन कर देंगे। तो इसके लिए इन्हें जो कुछ भी करना होता था, चाहे वो नौकरी में सुविधा हो, चाहे ज़मीन जायदाद में सुविधा हो या राजनीति में सुविधा हो, तो इंसान सुविधा के लिए धर्म क्या वो बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ब्रेन वॉश करके, पैसे का प्रयोग करके, हमारी कमियों का प्रचार प्रसार करके ब्रिटिश सरकार ने कहीं न कहीं अब हमारे धर्म में छेड़छाड़ किया और हिंदू और मुसलमान को ईसाई बनाने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। और लोगों में ये एक ऐसा मुद्दा होता है कि सभी लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं, जितना होता नहीं उससे ज़्यादा शोर मच जाता। तो लोगों को लगा कि अगर ये रह जाएंगे तो सबको ईसाई बना लेंगे। और जब एक शोर मच गया कि अब अगर हम ईसाई बन जाएंगे तो हमारा धर्म जो होगा वो बेकार हो जाएगा, तो इसलिए धर्म का विरोध करने के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। और धर्म का मामला ये बहुत ही संवेदनशील होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो धार्मिक कारण है, क्योंकि अफवाह फैल गया था कि ये जो ईसाई लोग हैं सबको ईसाई बना लेंगे। तो हिंदू मुसलमान मिल करके यहाँ पर विद्रोह में भाग लिए थे। तो सबसे सकारात्मक बात क्या थी 1857 में कि हिंदू और मुसलमान सभी लोगों ने मिल करके भाग लिया था। तो इसका मतलब था कि वो समझ रहे थे कि ईसाई सबको ईसाई बनाना चाहते हैं और कुछ हद तक अंग्रेज भी इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अगला जो आपका कारण है, धार्मिक कारण के बाद चौथा जो कारण है वो सैन्य कारण है। सैनिक कारण है, सैन्य कारण। तो देखिए ये तो एक महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों ने, जैसे कि जॉन सीले एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये सैनिकों की वजह से हुआ था। अर्थात सैनिकों की भूमिका सबसे अधिक थी और उसके पीछे कई कारण है। अगर सैनिक नाराज है तो इसका मतलब है कि उसमें शामिल होगा, और इसमें अगर शामिल होगा तो उसके अपने कुछ न कुछ कारण होंगे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में लगभग 75% जो सैनिक होते थे वो भारतीय होते थे। सिपाही जो होते थे वो भारतीय होते थे, और भारतीयों में सबसे अधिक कहाँ से होते थे? अवध से होते थे। और उसमें क्या होता था कि जैसे हमारे जो सिपाही भारतीय होते थे उनका वेतन कम होता था और अंग्रेज सैनिकों का वेतन ज़्यादा होता था। उस जमाने में हमारे भारतीय सैनिकों को 7 रुपये वेतन के रूप में मिलते थे, और ये 7 रुपये उस जमाने में बहुत अधिक नहीं थे। तो एक और अंग्रेजों को अधिक वेतन मिल रहा है और भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिल रहा है, और हमारे सैनिकों को ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ रही है और ब्रिटिश सैनिकों को कम ड्यूटी देनी पड़ रही है। और जो ब्रिटिश सिपाही हैं उनका लगातार प्रमोशन हो रहा है और हमारे भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये भी है कि यदि आप हिंदू हैं तो तिलक नहीं लगा सकते हैं, मुसलमान हैं तो दाढ़ी नहीं रह सकते हैं, अगर सिख हैं तो पगड़ी नहीं पहन सकते हैं। और हिंदू धर्म में एक ये भी गलत मान्यता थी कि जो भी हिंदू है वो समुद्र को पार करेगा तो पापी माना जाएगा। और अंग्रेजों ने हर एक महाद्वीप पर अधिकार किया था, तो हमारे जो भारतीय सैनिक होते थे तो उनको भेजा जाता था। और उस समय आकाश का कोई रास्ता नहीं था, समुद्र के रास्ते से जाते थे, और जैसे ही समुद्र में पैर रखते थे उनको लगता था कि हमने समुद्र देवता पर पैर रख दिया है, अब तो हम पापी हो गए, और हमें पापी बनाने में अंग्रेजों की बड़ी भूमिका है। तो जब आपके दिमाग में लग जाएगा कि हम पापी हो गए हैं तो आप पाप ही करेंगे, पुण्य का काम नहीं करेंगे। तो हमारे सिपाहियों को लगा कि ये हमें धर्म से कहीं न कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, अर्थात सैलरी हमारे सैनिकों को
कम दी जाती थी, प्रमोशन नहीं होता था और कमेंट भी किया जाता था, खाने के साथ भी कहीं न कहीं गलत व्यवहार भी होता था। तो यही वजह है कि सैनिक नाराज चल रहे थे और जब सैनिक नाराज हुए तो उन्होंने विद्रोह के रूप में एक आंदोलन तैयार कर दिया और इसमें भारतीय सिपाहियों की संख्या इस समय अधिक थी और विद्रोह में भी भारतीय सिपाहियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो इनका अपना एक पर्सनल मामला था और इसी को लेकर के लाखों सैनिकों ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। उसमें अवध के सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी। अब अगला जो कारण है, पांचवा है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण और तात्कालिक कारण में आप कह सकते हैं कि इसमें चर्बी युक्त कारतूस है, चर्बी युक्त कारतूस। तो देखिए उस समय एक राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल हुआ करती थी और इनफील्ड राइफल में जो कारतूस डाला जाता था तो उसका जो मुख्य भाग होता था वो मुंह से खींचना पड़ता था और वो जो कारतूस डाला जाता था जो मुंह से खींचना पड़ता था वो गाय की और सूकर की चर्बी की बनी होती थी। तो गाय की चर्बी की बनी है और सूअर की चर्बी की बनी हुई है और इसमें सैनिक जो हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो हिंदू जो है वो गाय को पवित्र मानते थे, सूअर जो है वो मतलब इस्लाम में हराम माना जाता है। तो इसलिए इनको लगा कि हम मुँह से खींच रहे हैं हिंदू मुस्लिम सैनिक को, ये तो हमारे धर्म के साथ अत्याचार हो रहा है। और इसी समय बैरकपुर छावनी के बैरकपुर छावनी, और ये बैरकपुर छावनी जो पड़ता है ध्यान रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी। और इसके 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, उनका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जी ने 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने कहा अंग्रेजों से कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं और हम मुंह से कारतूस लगा के नहीं खींचेंगे क्योंकि ये गाय की चर्बी की बनी होती है और ये सूअर की चर्बी की बनी होती है और हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है। लोग नहीं माने, ब्रिटिश सरकार नहीं माने। तो उसी समय जनरल जो था हैरिसे और दूसरा जो था जनरल ओबाग, इन सबको गोली मार करके हत्या कर दी, ये मार दिए गए। और उसके बाद जब ये कर रहे थे तो पूरे बैरकपुर छावनी के लोगों ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। तो पहली बार जब विद्रोह हुआ बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को हुआ और इसके सूत्रधार जो थे वो मंगल पांडे थे। तो तत्कालिक काल में चर्बी युक्त कारतूस माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब इन्होंने 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया तो धीरे धीरे आगे चल करके और भी विद्रोह होने लगे। अर्थात मेरठ में विद्रोह हुआ, मेरठ जल गया। जब मेरठ जला तो एक दिन बाद दिल्ली जल गया, दिल्ली के बाद फिर कानपुर जल गया, लखनऊ जल गया, बलिया जल गया, जगदीशपुर जिसको बलिया बोलते हैं, और उसके बाद ग्वालियर। मतलब पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की शुरुआत हो गई, अर्थात उत्तर भारत जल करके राख हो गया। अब तो नए शोध ये भी बता रहे हैं कि बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी हुआ था, असम में मनराम दत्त ने किया था, जयपुर में भी हुआ था, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हुआ था, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। तो अधिकतर स्थानों पर 1857 का विद्रोह हुआ था। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने नाराजगी रूपी, असंतोष रूपी बारूद अपने लिए पहले से बिछा दिया था। एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और उस छोटी सी चिंगारी का काम किसने किया? तो मंगल पांडे ने किया था। तो ये आपका कारण हो गया। अब उसके बाद इसका परिणाम क्या निकल के आया? 1857 के विद्रोह का परिणाम। तो जो परिणाम था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो परिणाम जो है वो आप बताएंगे। पहला जो परिणाम है 1857 के विद्रोह का जो पहला परिणाम था, सबसे बड़ी जो बात है कि ये सफल विद्रोह नहीं था बल्कि असफल विद्रोह था। तो आप कह सकते हैं यह असफल विद्रोह था। असफल विद्रोह, असफल विद्रोह।
लेकिन ध्यान रखिएगा, ये असफल विद्रोह जरूर था। असफल होते हुए भी आने वाले आंदोलनों के लिए इसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया, जिस पर चल करके गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सभी लोगों ने अपने अपने राष्ट्रवादी और क्रांतिवादी मार्ग को पूरा करने में सफल रहे। तो कहने का मतलब कोई भी आंदोलन 100% असफल नहीं हो सकता। या आप ही लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं और यदि असफल होते हैं, लेकिन आपकी पूरी तैयारी असफल नहीं होती है। हर इंसान अपनी असफलताओं से ही सीखता है। तो ये पहला ऐसा विद्रोह था जो हम अंग्रेजों को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिए थे, और कुछ लोगों ने अगर उनका साथ नहीं दिया होता तो हम लोग 100 साल पहले ही आजाद हो जाते। तो इस आंदोलन ने पूरा माहौल बना दिया था कि अंग्रेज भी डरते हैं। अंग्रेज को डराया जा सकता है, अंग्रेजों को पीछे किया जा सकता है, अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले जो भी लोग थे या जो भी आंदोलन थे, वो सभी लोगों ने, सभी आंदोलनों ने इससे जरूर सीखा होगा। तो कहने का मतलब है असफल विद्रोह जरूर था, लेकिन आने वाले आंदोलनों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया, जिस पर क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवादियों ने या अलग अलग वादियों ने अपने अपने मार्ग को पूरा करने में सफल रहे हैं। तो आंदोलन टर्निंग पॉइंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ था और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आंदोलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आपने सुना होगा कि 1 नवंबर 1858 को उस समय की जो महारानी विक्टोरिया है, उन्होंने घोषणा पत्र दिया था, और ये घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था। तो उस समय उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो इलाहाबाद, जो कि आप लोग आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई, और भारत की जो शासन प्रणाली है वो किसके हाथों में दे दिया गया था? ब्रिटिश ताज के हाथों में दे दिया गया था। अर्थात भारत की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में थी। तो आप लिख सकते हैं 1 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को समाप्त करके भारत की शासन प्रणाली को ब्रिटिश ताज के हाथों में दे दिया गया। ब्रिटिश ताज के हाथों में दिया गया, ब्रिटिश ताज। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो जिम्मेदार हो गया, अब वो कौन हो गया? ब्रिटिश ताज हो गया, अर्थात राजा रानी जिम्मेदार हो गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1 नवंबर 1858 को समाप्त हो गई। और इसको जो पढ़ करके सुनाया गया था वो कहाँ पर सुनाया गया था? इलाहाबाद में। और ये किसने सुनाया था तो आप बताएंगे? उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग ने इसे सुनाया था। इसके अलावा और भी परिणाम निकल करके आया था। तीसरा जो परिणाम था वो इन लोगों ने पील आयोग का गठन किया। तो पील आयोग की सिफारिश पर इन लोगों ने भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या को कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया था, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि इसमें सैनिकों की बड़ी भूमिका थी। तो पील आयोग का गठन करके भारतीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया, भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसी पर नहीं रुके थे, बल्कि इन लोगों ने यहाँ पर रॉयल कमीशन का गठन किया था। अगला जो असफलता का कारण है, जो परिणाम है, वो आप बताएंगे। रॉयल कमीशन का गठन करके जो हमारी कमजोरी थी, रॉयल कमीशन के आधार पर, ये रॉयल कमीशन है, रॉयल कमीशन के आधार पर भारतीय सैनिकों को जाति और संप्रदाय में विभाजित कर दिया, क्योंकि हमारी जो कमजोरी रही है वो दो कमजोरी रही, संप्रदायवाद और जातिवाद। तो जो सैनिक
अभी तक भारत के बारे में सोच रहे थे, अब वो सैनिक अपनी जाति, अपने संप्रदाय के विषय में ही सोचना शुरू कर दिए। तो हमारे कमजोर नस्ल को ब्रिटिश सरकार आसानी से पहचानती थी। डिवाइड एंड रूल का खेल करते हुए रॉयल कमीशन का गठन करके सैनिकों को जाति और संप्रदाय में विभाजित कर दिया था। और इसमें परिणाम हुआ था, जैसे अभी तक गवर्नर जनरल का पद होता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके और एक नया पद जारी किया गया था, वायसराय। तो वायसराय नामक पहली बार जो पद आया था वो इस विद्रोह के बाद आया था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और इसी समय एक और पद आया था भारत सचिव का। तो भारत सचिव का भी पद इसी समय आया था। और भारत सचिव का जो नियंत्रण होता था वो वायसराय पर होता था। और ये भारत सचिव जो होता था वो इंग्लैंड का कैबिनेट मंत्री होता था। तो कहने का मतलब है, कभी पूछा जाए कि 1857 में क्या क्या परिणाम निकल करके आए, तो पहला परिणाम तो आपको हमने बता दिया कि असफल विद्रोह है, लेकिन असफल होते हुए भी आने वाले आंदोलनों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। दूसरा जो परिणाम था सबसे महत्वपूर्ण है, 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। अब भारत की शासन व्यवस्था को किसके हाथों में दे दिया गया था, तो ब्रिटिश ताज के हाथों में दे दिया गया। तीसरा है पील कमीशन का पील आयोग का गठन करके भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। और यहीं पर नहीं रुके, बल्कि डिवाइड एंड रूल करते हुए रॉयल कमीशन का गठन कर दिया। और रॉयल कमीशन का गठन करके हमारे कमजोर नस्ल को दबाते हुए हमारे सैनिकों को जाति और संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया। और यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय नामक, वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि, तो जो वायसराय नामक नया पद आया है वो इसी का परिणाम रहा है। और भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक इंग्लैंड का कैबिनेट मंत्री था जिसे हम लोग भारत सचिव के नाम से जानते थे, तो उसका भी गठन यहाँ पर किया गया। ये इसका परिणाम हो गया। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि जैसे आपने ही पढ़ा कि यह विद्रोह क्या था, असफल विद्रोह था। तो कोई भी असफल होता है उसके भी अपने कारण होते हैं, और कोई सफल होता है उसके भी अपने कारण होते हैं। तो यह विद्रोह असफल क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी कारण है। असफलता के कारण, असफलता के कारण देखिए, असफलता का जो पहला कारण है, जैसा कि अंग्रेजों ने भी कहा था, खास करके जॉन लॉरेंस ने कहा था कि विद्रोहियों में अगर कोई भी एक योग्य नेता होता तो हमारी हार निश्चित थी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भारत में ऐसा कोई योग्य नेता है ही नहीं जो अशोक या गांधी या अकबर की तरह किसी भी आंदोलन को एकता के सूत्र में बांध सके। अर्थात क्षेत्रीयता की भावना अधिक थी, जातीयता की भावना अधिक थी, और राष्ट्रीयता की भावना का अभी सही तरीके से विकास नहीं हुआ था। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी पहचान पूरे भारत में रही हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ हद तक इन लोगों ने जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर को दिखावा करने का एक प्रयास किया है, लेकिन वो उसकी उम्र और उसकी ताकत, उसका साम्राज्य वो कहीं न कहीं विपरीत चल रहा था। अर्थात उसकी जो बादशाहत थी वो लाल किले के अंदर थी, लाल किले की बाहर भी नहीं थी। तो एक तरीके से वो कमजोर नस्ल था भारत का, उसी को सब लोग जानते थे बाकी, और पूरे भारत में किसी की कोई पहचान नहीं थी, और जिसको जानते भी थे उसमें जान नहीं थी। और यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि हमारा विद्रोह जो था वो सफल ना होकर के असफल हुआ, अर्थात राष्ट्रीय एकता का अभाव था। तो पहला जो है वो राष्ट्रीय एकता का अभाव है, राष्ट्रीय एकता का अभाव, क्योंकि उस समय क्षेत्रीयता की भावना अधिक थी और लोग अलग अलग समय पर अलग अलग विद्रोह कर रहे थे। एकता का अभाव मतलब गांधी या अकबर या अशोक के तरीके से नहीं था जिसकी जान पहचान पूरे भारत में हो। कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। जैसा कि जॉन लॉरेंस ने कहा था कि इसमें से यदि एक भी योग्य नेता होता तो हमारी हार निश्चित थी और हम यहाँ पर टिकने वाले नहीं थे। तो पहला जो कारण है आप कह सकते हैं वो राष्ट्रीय एकता का अभाव। अब दूसरा जो कारण है, दूसरा आप बता सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि इसमें
जो भारत के बड़े राजा थे, तो भारत के बड़े राजाओं ने हमारे क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जैसे जींद के राजा हो गए, पटियाला के राजा हो गए, या जैसे हैदराबाद के राजा हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए। और जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय खुद लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि सिंधिया रियासत चाहती तो मुझे उसी दिन बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ जाता, क्योंकि जब झांसी की रानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, अंग्रेजों पर दबाव बना रही थी, तो ठीक मौके पर सिंधिया राजा ने अपने मतलब ग्वालियर को लेकर के, अपने जनता को लेकर के, वो कहीं न कहीं उनको लगा कि झांसी अगर आज़ाद हो जाएगा या झांसी मजबूत हो जाएगा तो हमारे लिए सही नहीं रहेगा, और उसने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया, झांसी की रानी का साथ नहीं दिया था। तो उस समय भारत के जो बड़े राजा थे वो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के साथ थे, भारतीयों के साथ नहीं थे। तो जैसे कौन कौन राजा थे तो आप बता सकते हैं कि जैसे जींद के राजा हो गए, पटियाला राजा हो गए, पटियाला हो गए, या जैसे हैदराबाद के राजा हो गए, हैदराबाद, या ग्वालियर की सिंधिया हो गए। तो इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीय क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। और कैनिंग खुद कह रहा, क्योंकि कैनिंग से ज़्यादा जिम्मेदार उस समय भारत की धरती पर कोई नहीं था, वो ऐसा रहा था, उसने कहा था कि सिंधिया रियासत चाहती तो मुझे उसी दिन बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ जाता, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। तो इन लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया और सिर्फ क्षेत्रीयता की भावना की वजह से दिया था कि हमारा ग्वालियर बचा रहेगा, हमारा जींद बचा रहेगा, हमारा पटियाला बचा रहेगा, तो फिर हमारा कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन वो अंग्रेज थे, वो बड़ी सत्ता से बिलोंग करते थे, और इस धरती पर दो प्रकार की विचारधारा हमेशा थी, हमेशा है और आगे भी रहेगी। एक बड़ी विचारधारा जिसको हम लोग राष्ट्रीय विचारधारा कहते हैं, एक क्षेत्रीय विचारधारा। और क्षेत्रीय विचारधारा हमेशा हानिकारक पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए कोई भी विचारधारा हो बड़े स्तर की होनी चाहिए, और अगर विचार बड़ा होगा तो विचारधारा भी बड़ी होगी और साम्राज्य भी आपका बड़ा होगा। तो इसलिए इसमें समस्या हुई। तो कुल मिलाकर के भारत के बड़े राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ दे दिया था। और भी असफलता का कारण है, जैसे तीसरा जो कारण है, मध्यम वर्ग का भाग ना लेना, मध्यम वर्ग का भाग ना लेना, भाग ना लेना, ना लेना। देखिए मध्यम वर्ग में जो लोग आते हैं, मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आएंगे, तो आप बताएंगे कि मध्यम वर्ग में जो लोग आएंगे वो आप बताएंगे मध्यम वर्ग में दो लोग आएंगे। जैसे शिक्षित वर्ग हो गया, शिक्षित लोग हो गए, व्यापारी वर्ग हो गया, व्यापारी हो गया, या जैसे साहूकार हो गया। तो इन लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, व्यापारी लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो किसी भी देश में जो आबादी होती सबसे अधिक वो मिडिल क्लास की होती है, अपर क्लास लोअर क्लास की उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस विद्रोह में मिडिल क्लास ने भाग नहीं लिया। राजा थे या सैनिक थे, मजदूर थे, अर्थात सिर था इसमें, पैर था और बीच का जो धड़ा था वो नहीं था, और ये आंदोलन सफल होने वाला भी नहीं था। कहीं कहीं तो यहाँ तक मिलता है कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि अंग्रेज जीत जाएं, क्योंकि अंग्रेज जीत जाएंगे तो यहाँ पर नई नई व्यवस्था में सुधार करेंगे। अर्थात अंग्रेजों की मंशा को हम लोग समझ ही नहीं पाए थे कि वो शासन करने वाले हैं या शोषण करने वाले हैं। वो शासन करने नहीं आए थे बल्कि शोषण करने आए थे। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा जो होता है दूसरे घर में शासन नहीं करेगा बल्कि जाकर के शोषण करेगा। अगला जो असफलता का कारण है, अगला जो असफलता का कारण है, आप बता सकते हैं कि इस समय रेल तथा विद्युत तार, विद्युत तार की महत्वपूर्ण भूमिका, रेल तथा विद्युत तार की महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए ऐसा आप लोग भी जानते होंगे कि 1853 में
पहली रेल मुंबई से 34.5 किलोमीटर के बीच में चलाई गई थी और 57 में विद्रोह हुआ था। तो जब रेल आ गई तो रेल को दौड़ाया गया और सैनिक जो थे वो रेल में भर करके आने लगे, और जब रेल में सैनिक उतर रहे थे तो उनकी संख्या अधिक थी, और जब सैनिकों की संख्या अधिक हो गई तो कहीं न कहीं क्रांतिकारियों का मनोबल दब गया, कमजोर हो गया। तो उससे भी फर्क पड़ा और विद्युत तार आ गया था। तो विद्युत तार के आ जाने से कहीं न कहीं विद्रोह को कुचलने में आसानी हो गया। एक क्रांतिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस विद्युत तार ने या इस टेलीफोन ने हमारा गला ही रेत दिया था, अर्थात मैनेज करने में आसानी हो गई थी, क्योंकि लेटर जाता लेटर आता तो उसमें समय लगता था। तो विद्युत तार के और रेल के आ जाने से कुचलने में कहीं न कहीं ये बड़ा योगदान माना जाता है। तो असफलता के कारण में राष्ट्रीय एकता का अभाव भी कह सकते हैं, भारत के बड़े राजाओं का साथ ना देना भी कह सकते हैं, मध्यम वर्ग का भाग लेना भी कह सकते हैं। रेल के आ जाने से, विद्युत तार के आ जाने से भी हमारे जो भी सैनिक थे या जो भी सिपाही थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उनका मनोबल कदापि बढ़ा नहीं बल्कि वो कमजोर हुआ है। इसलिए जब ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ जाएंगे और उस समय 2.5 लाख में से कम 1.5 लाख लोग जो थे लगभग वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, सिपाहियों में हमारा साथ देने वाले कम थे। तो जब सिपाही ही सिपाही का विरोध करने लगे, राजा ही राजा का विरोध करने लगे, तो कहीं न कहीं मनोबल स्वाभाविक है कि अंग्रेजों का ही बढ़ेगा, हमारा बढ़ने वाला नहीं है। तो आपका जो विद्रोह होगा वो सफल नहीं होगा बल्कि असफल हो जाएगा। तो ये तो आपके असफलता के कारण हो गए। तो परिणाम आप समझ गए, कारण भी समझ गए, असफलता के कारण भी आपको हमने बता दिया। अब ये विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रसार तो इसमें आपको 3 कॉलम बनाना होगा। पहला जो कॉलम है वो विद्रोह के स्थान, विद्रोह के स्थान और विद्रोही राजा या विद्रोही सैनिक, और तीसरा है विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी। विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी। देखिए, विद्रोह की जो शुरुआत हुई सही मायने में मेरठ में हुई है, लेकिन उससे पहले बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो चुका था। तो हम लोग वहां जोड़ते हैं बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी में ये जो विद्रोह हुआ है 29 मार्च 1857 को हुआ है। और यहाँ पर विद्रोही जो शासक थे या सिपाही जो थे वो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे जी को फांसी जो हुई थी 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। और कुचलने वाले जो अधिकारी थे वो सैनिक लोग थे, तो सैनिकों ने विद्रोह किया और सैनिक ने ही इसको कुचल दिया था। बैरकपुर छावनी के बाद फिर बारी है मेरठ, और मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, 10 मई को हुआ था, 10 मई 57। और यहाँ पर जो थे सैनिक ही थे, सैनिक ने विद्रोह किया था मेरठ में, और सैनिकों ने ही जाकर के इसे कुचल दिया था। मेरठ के बाद एक दिन बाद जैसे दिल्ली जगी सुबह, ये हमारे सैनिक मेरठ से 84 किलोमीटर आगे लगभग दिल्ली के लाल किले की ओर बढ़ रहे थे, और लाल किले के अंदर जो है बहादुर शाह जफर थे, उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया था और उनके सहयोगी को भी कहीं न कहीं जगा दिया था। तो दिल्ली में एक दिन बाद हुई है 11 मई, और 11 मई 57 को हुई थी। और यहाँ पर जो अंग्रेज रेजिमेंट थे फ्रेजर की हत्या कर दी गई, ये मार दिए गए, लाल किले की ओर लोग बढ़ गए। और विद्रोही जो राजा थे इस समय बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने अपना राजा मान लिया। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल काल के अंतिम बादशाह हैं, जफर
हालांकि ये उस समय बुजुर्ग थे, तो इनका जो नेतृत्व किया गया था वो बख्त खां के द्वारा किया गया था, जिसको साहिब आलम भी उपाधि दी गई थी। बख्त खां था, क्योंकि देखिए ये बुजुर्ग थे, तो नेतृत्वकर्ता अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा बख्त खां थे। और ये 11 मई 57 की बात है। और विद्रोह को कुचलने के लिए 2 लोगों को भेजा गया था, जैसे निकलसन थे और हडसन थे। निकलसन और हडसन थे। तो निकलसन को तो विद्रोही भीड़ ने कुचल दिया था, हडसन अंत तक डटे रहे। और सितंबर 57 में बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। और हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके इन्हें रंगून ले जाया गया। तो रंगून में इनकी डेथ हो गई, क्योंकि यही पहला ऐसा व्यक्ति था, अंग्रेज भी भली भांत जानते थे कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो भले ही बुजुर्ग है, जिससे भारत की समस्त जनता की इसमें आस्था है। और ये राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति है, मुगल काल का व्यक्ति है, लोग इसे चाहते हैं, पसंद करते। जिस तरीके से सैनिक भाग करके दिल्ली के लाल किले की ओर बढ़े थे और अपना इसे राजा मान लिए थे, और इसने भी उम्र की परवाह ना करते हुए भी इसने जो है अपने को राजा बताया और लड़ाई की, और बख्त खां को भी अपना नेतृत्वकर्ता भी नियुक्त किया। तो यही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहचान पूरे भारत में थी। तो अंग्रेज समझ रहे थे कि ये व्यक्ति यहाँ रहेगा तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और जब ये नहीं रहेगा तो फिर पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करने की संभावनाएं ना के बराबर होगी, क्योंकि लोगों की आस्था जो है उस सबकी इसी की प्रति, बाकी और किसी राजा के प्रति नहीं, क्योंकि वो सब क्षेत्रीय स्तर के हैं और ये राष्ट्रीय स्तर का है। तो इसलिए इसको यहाँ से भेज दिया गया, और कालांतर में जाकर के कुछ वर्षों के बाद इसकी डेथ हो गई। तो इसका जो मकबरा है बहादुर शाह सेकंड का या बहादुर शाह जफर का, वो रंगून में है, यहाँ से वो चला गया था। अब उसके बाद फिर दिल्ली के बाद जो विद्रोह हुआ था, जैसे आप बता सकते हैं कि झांसी में जो विद्रोह हुआ था वो 4 जून 57 को हुआ था। और यहाँ पर इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं वो लक्ष्मीबाई हैं। लक्ष्मीबाई, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म इनका बनारस में हुआ। बनारस में इनको मनोकर्णिका भी कहा जाता है, मनोकर्णिका। और इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ था वो बिठूर में हुआ था। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो नाना साहब थे, और इन्होंने जोरदार तरीके से विद्रोह किया था। और यहाँ पर आंदोलन को कुचलने के लिए जो अधिकारी था वो जनरल हीरोज था, जनरल हीरोज था। और जब विद्रोह समाप्त हुआ था तो लाशें पड़ी हुई थी, तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर जितने भी लोग पड़े हुए हैं उसमें से एक मात्र मर्द है, और उस मर्द का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने कह दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, क्योंकि जब इनके पति गंगाराव की डेथ हो गई थी तो फिर इन्होंने अपने को जो है स्वतंत्र शासक घोषित करने की कोशिश की, लेकिन इनका एडाप्टर बच्चा था और हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने इनके राज्य को हड़प लिया था। तो इसलिए इनको लड़ाई यहाँ पर करनी पड़ी थी लक्ष्मीबाई को। अब उसके बाद जैसे लखनऊ है, लखनऊ, तो देखिए ये झांसी का जो मामला है ये 5 जून का है, और लखनऊ एक दिन पहले था 4 जून, और 4 जून 57। और लखनऊ में जो नेतृत्व किया गया है बेगम हजरत महल, इन्होंने भी तगड़ा विरोध किया। और इनका जो अडॉप्टेड बच्चा था बिरजिश कादिर, तो अगर ऑप्शन में अगर बेगम हजरत महल नहीं है तो बिरजिश कादिर होगा, और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और नौकरी भी जो दी वो हिंदू और मुसलमानों को दी थी, बाकी और किसी को नहीं दिया। अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, विद्रोह किया, दबाव पड़ा, फिर ये नेपाल चली गई थी। और लखनऊ में विद्रोह कुचलने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था कॉलिन कैम्पबेल था, कैम्पबेल। और इसका जो सहयोगी था उसका नाम था जनरल हैवलॉक। इसकी डेथ भी लखनऊ में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आता है, हैवलॉक था,
तो पूछा जाता है कि लखनऊ से विरोध किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इनका एक नाबालिग बेटा था ब्रिजेश कादिर, तो ये अगर ऑप्शन में हो तो ये आपका सही रहेगा। जब ये विद्रोह हो रहा था तो कहीं न कहीं वहाँ पर विद्रोह को कुचलने में जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैम्पबेल की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो कॉलिन कैम्पबेल और जनरल हैवलॉक। लखनऊ के बाद फिर कानपुर में जो विद्रोह हुआ था वो 5 जून 57 को हुआ था। और यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता थे वो 2 लोग थे। तो पहले जो थे नाना साहब थे, नाना साहब, और इनके सहयोगी आ गए थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे का पूरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। और यहाँ पर कुचलने वाला जो अधिकारी था वो लखनऊ से ही आया था, कॉलिन कैम्पबेल था। कॉलिन कैम्पबेल यहाँ पर भी था। कॉलिन कैम्पबेल। तो कानपुर में नाना साहब जो थे वो बाजीराव सेकंड के दत्तक एडाप्टेड बच्चे थे, और इनको उपाधि भी नहीं दिया गया, पेंशन भी नहीं दिया गया, पुणे के महल से हटा दिया गया। ये कानपुर में आकर के रहने लगे थे। तो जब पेंशन नहीं दी जा रही थी तो उसको लेकर के इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लंदन तक इन्होंने मुकदमा लड़ा, लेकिन नहीं सुने। और इन लोगों ने भी मिल करके यहाँ पर विद्रोह किया, नेतृत्व किया, और इनका पूरा सहयोग जो है इनके मित्र रामचंद्र पांडुरंग अर्थात तात्या टोपे ने किया। और यदि पूछा जाए कि 57 में सबसे ज़्यादा जोरदार तरीके से जो लड़ाई लड़ी गई थी वो तात्या टोपे जी ने लड़ी थी। ये झांसी में भी थे, कालपी में भी थे, और कानपुर में भी थे, और अंग्रेज पकड़ भी नहीं पाए थे। लेकिन एक मित्र थे, जमींदार थे मान सिंह, और मान सिंह ने धोखा दे दिया था। मान सिंह के धोखा देने की वजह से इन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। तो मित्र मान सिंह के धोखा देने की वजह से फांसी की सजा हो गई थी तात्या टोपे को। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि तात्या टोपे का नाम क्या था, तो आप बताएंगे उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। तो इनकी बड़ी विशेषता बड़ी सहभागिता थी, बड़ी विशेषता भी थी। मान सिंह के धोखा देने की वजह से फांसी हो गई थी। और नाना साहब जो है नेपाल भाग गए थे, और नाना साहब बड़े लीडर थे। और ऐसा किताब में लिखा हुआ, सुंदरलाल एक इतिहासकार है, नए शोध आए हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि 1857 के विद्रोह के लिए बैठक भी हुई थी, प्लानिंग भी हुई थी, प्री प्लानिंग पहले हुई थी। एक बैठक बिठूर में हुई थी, और जो बिठूर में बैठक हुई थी, बिठूर में वो 3 लोगों के बीच में हुई थी पहली बैठक। जैसे सतारा के जो राजा थे वो रणोजी बापू थे, और नाना साहब थे जो कि कानपुर से थे, नाना साहब। और एक नाना साहब के सहयोगी थे अजीमुल्ला खां। ये बिठूर में भी हुई थी, और दूसरी बैठक जो हुई थी लंदन में हुई थी। 2 बार बैठक हुई थी, और नेतृत्व नाना साहब को दिया जाने का संदेश था। और डेट जो तय की गई थी 31 मई 57 को डेट फिक्स कर लिया गया था। लेकिन विद्रोह जो था वो समय से पहले हो गया। तो मान लीजिए पूछा जाए, संभावना व्यक्त होता है कि इसके लिए जो डेट निश्चित की गई थी वो कौन सी डेट थी, 31 मई थी। लेकिन जो विद्रोह हुआ वो 10 मई को हुआ। तो कोई भी चीज़ें जब समय से पहले हो जाएंगी तो उसके सफलता की संभावनाएं कम हो जाएंगी। 2 बार बैठक हुई थी, बिठूर में हुई थी, लंदन में हुई थी। रणोजी बापू जो सतारा के राजा थे, नाना साहब जो कानपुर से थे, बाजीराव सेकंड के दत्तक बेटे थे, और नाना साहब के जो सलाहकार थे अजमुल्ला खां थे। 3 लोगों के बीच में बैठक हुई, लेकिन ये भी तय कर लिया गया था कि 31 मई 57 को विद्रोह होगा। वो समय से पहले हो गया था, तो इसलिए भी ये विद्रोह असफल हो गया। तो कानपुर से विद्रोह जो किया गया था उसमें नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, और यहाँ पर विद्रोह कॉलिन कैम्पबेल ने कुचल दिया था, और नाना साहब यहाँ से फरार हो गए थे। जीवन पर्यंत फिर लौट करके नहीं आए, वो नेपाल में रह गए। अब उसके बाद जैसे बात होती है, और भी जगह है, फैजाबाद
और आज हम लोग फैजाबाद को अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो फैजाबाद में जो विद्रोह हुआ वो जून 57 में हुआ है। और यहाँ पर विद्रोह जो किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया, अहमदुल्ला। और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। 50,000 का इनाम घोषित किया गया। और इसने जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का नारा देने वाला पहला व्यक्ति कौन था 1857 विद्रोह में? मौलवी अहमदुल्ला था। इसने जोरदार तरीके से विद्रोह किया था और इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। और यहाँ पर कुचलने के लिए अवध में जो था वो अधिकारी जो था, आप बताएंगे, उसका नाम था जनरल रेनार्ड। जनरल रेनार्ड था। जनरल रेनार्ड यहाँ पर कुचलने वाला अधिकारी था। अहमदुल्ला के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। अब उसके बाद बरेली में भी जून में ही हुआ था और 57 की बात है। यहाँ पर जो था खान बहादुर खां, इनको तोप के सामने उड़ा दिया गया था, मार दिए गए थे ये। और यहाँ पर विद्रोह को कुचलने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था बिसेंट आयर था। बिसेंट आयर। और अगला जो विद्रोह किया गया था बरेली हो गया, इलाहाबाद या प्रयागराज कह लीजिए, इलाहाबाद। यहाँ से ये भी जून में ही हुआ था, जून 57 में हुआ था। और यहाँ पर विद्रोही जो नेता थे उनका नाम था लियाकत अली खां। और विद्रोह कुचलने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था कर्नल नील। तो इसने विद्रोह को कुचल दिया था, मैनेज कर दिया था। उसके बाद फिर जैसे जगदीशपुर, बलिया, आरा कह सकते हैं, जगदीशपुर या बलिया, ये आखिरी में विद्रोह हुआ था। और बलिया से जो थे बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने मोर्चा संभाला था और आसपास के क्षेत्रों को स्वतंत्र भी करा लिया था। उम्र भी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में विलियम टेलर के द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। विद्रोह कुचला गया था। असम में मनीराम दत्त थे, फतेहपुर में कदम सिंह थे। तो कहने का मतलब है कि इसमें चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे बंगाल का कुछ हिस्सा हो, चाहे वो राजस्थान का कुछ हिस्सा हो, उत्तर भारत में आप पूरा कहीं भी आप देख लीजिए तो हर जगह ये विद्रोह हुआ था। इसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान। अजीजन बाई हो गई, या जैसे बेगम हजरत महल हो गई, जीनत महल हो गई, या बेगम हजरत महल हो गई। तो इन सभी लोगों ने भी, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो कहीं न कहीं ये जरूर है कि लोगों में एक स्वतंत्र भाव उत्पन्न हो रहा था, एक राष्ट्र भाव उत्पन्न हो रहा था। और सभी लोगों की नाराजगी जो थी वो 10 लोगों के खिलाफ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। तो ये विद्रोह भले ही राष्ट्रीय विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बूढ़ावस्था में पहुंच रही थी और आने वाले आंदोलनों के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि सबकी नाराजगी एक ही लोगों के प्रति है। और अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उससे हमें पीड़ा मिली थी, उससे हम लोग खुश नहीं थे। और यही वजह है कि सभी लोग इसमें मिल करके आंदोलन किए। बस समस्या इस बात की थी कि क्षेत्रीय स्तर का हो गया, अलग अलग समय पर अलग अलग हो गया, और ऐसा कोई नेता नहीं था जिसकी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर का हो, नहीं तो आंदोलन की दिशा और दशा बदली जा सकती थी। तो ये जो आपका आंदोलन था वो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की तरफ झुका हुआ था। तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि उस समय वायसराय कौन था, तो मैंने बता दिया था कि वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था।
लॉर्ड कैनिंग इस समय ये वायसराय था, और इसके जो निशान थे, चिन्ह जो थे क्रांतिकारियों के, वो चपाती और कमल था। चपाती और कमल कह सकते हैं। और इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था, इंग्लैंड का जो पीएम था, प्रधानमंत्री, वो बताएंगे, उसका नाम था पामिस्टर्न। पामिस्टर्न था, ये इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, पामिस्टर्न था। और जो दिल्ली में इन लोगों ने सरकार बनाई थी, दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया था, उस सरकार का नाम था जलसा सरकार का नाम था। और कुछ दिनों के बाद सितंबर 1857 में उसको जो है दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों के द्वारा कर लिया गया था। अब देखिए अंत में इसका स्वरूप क्या था। स्वरूप तो जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की हैं। तो जॉन सीले जो था, तो जॉन सीले ने कहा है कि ये सैनिक विद्रोह था। हालांकि इसमें सिर्फ सैनिक ही शामिल नहीं थे, बल्कि राजा भी थे, रानी भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे। हाँ, सैनिकों की या सिपाहियों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन इसमें सारे लोग शामिल थे, सिर्फ यही नहीं थे। तो ये कह देना कि सैनिकों ने ही भाग लिया था, वो भी सही नहीं रहेगा। बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, बी.डी. सावरकर ने अपनी किताब में ये कहा है कि यह जो था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता तो इसकी एक निश्चित डेट होती, निश्चित राजा होता, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन हाँ, एक बड़े स्तर का एक पहला संग्राम तो था ही था। सभी लोग, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, सभी लोग किससे स्वतंत्र होना चाहते हैं? अंग्रेजों से होना चाहते हैं। तो ये बड़े स्तर का संग्राम था। लेकिन ये कह दिया जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो प्रथम स्वतंत्रता अगर संग्राम होता तो एक निश्चित उसकी डेट होती, और उसका निश्चित एक नेता होता, और उसमें सारे लोग इसमें शामिल होते, जमींदार भी होते, मिडिल क्लास के लोग होते, सभी लोग होते। तो ये कहना कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है तो थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं। लेकिन हाँ, ये बड़े स्तर का एक बड़ा संग्राम था, और ये ऐसा संग्राम था जिसमें निश्चित डेट नहीं थी। सभी आज़ाद होना चाह रहे थे, लेकिन उस आज़ादी का कोई एक नया कार्यक्रम या निश्चित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है, बेंजामिन डिज़रायली ये अंग्रेज अधिकारी थे, डिज़रायली, इन्होंने बताया है कि ये जो है राष्ट्रीय विद्रोह था। तो देखिए, उस समय 1857 में राष्ट्रवाद की भावना को ढूंढना ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो सैनिक थे अपने हित के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी अपने हित के लिए, बेगम हजरत महल अपने हित के लिए, नाना साहब अपने हित के लिए। तो राष्ट्रीय अगर विद्रोह होता तो उसमें कहीं न कहीं राष्ट्र की चर्चा जरूर होती। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि जिस तरीके से राजा, रानी, किसान, बुनकर, महिला, पुरुष सभी लोगों ने भाग लिया था, तो ये राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बूढ़ावस्था में पहुंच रही थी और आने वाले आंदोलन के लिए हमें तैयार कर रही थी। तो हमारा आपका जो पलड़ा है वो राष्ट्रवाद की तरफ झुका होना चाहिए, और इसके सबके अपने अपने हित थे, और सभी लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो भले राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना कहीं न कहीं हम लोगों में आ रही थी, जो जन्म लेने वाली थी। तो राष्ट्रवाद की भावना आने वाले समय के लिए हमें तैयार कर रही थी। यशवंत सेन, जो कि उस समय सरकारी इतिहासकार थे, तो उन्होंने कहा था कि यह अल्पकालिक है, अचानक है, लेकिन बड़े स्तर पर यह आंदोलन हुआ था। तो आपको जो स्वरूप बनाना है वो राष्ट्रवाद की तरफ ही इसका पलड़ा झुकाना है। ठीक है, जय हिंद।